असीम अरुण साहब, मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन लूंगा। अभी की जो तस्वीर देखने को मिल रही है, पूरे देश में 543 सीटों के रुझान आ गए हैं। 304 पर एनडीए आगे है और 218 पर इंडिया ब्लॉक आगे है। उत्तर प्रदेश के जो रुझान है, 41 सीटों पर एनडीए आगे और 38 पर इंडिया ब्लॉक इस वक्त आगे है। आपका रिएक्शन सबसे पहले इन तस्वीरों पर। उत्तर प्रदेश के जो अभी तक के शुरुआती रुझान आए हैं, ये समझते हुए कि ये केवल 3 या 4 राउंड के हैं, तो कुल मिलाकर के पूरी अगर तस्वीर देखें तो सरकार बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की बनते हुए दिख रही है। जो हमारा आकलन था, जो आपका कैलकुलेशन था, उससे शायद कुछ भिन्नता दिख रही है, लेकिन अभी ये केवल 4 राउंड के परिणाम के आधार पर है। मुझे आशा है कि अभी हम लोग जो हमारी आशाएं थी और जो कैलकुलेशंस विभिन्न सर्वे के थे, उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितना विकास का कार्य मोदी जी ने किया है, जिस प्रकार की सुरक्षा, जिस प्रकार का निवेश योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, उसका परिणाम जमीन पे है और वो आंकड़े में, वोट में भी परिलक्षित हुआ है। मुझे लगता है कि अभी 2-3 घंटे में और बेहतर हो जाएगा। 80 में 80 वाला आप दूर लग रहा है सर, या अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, अंतिम परिणाम आएगा तो वहां तक आप जाएंगे? जी, निश्चित रूप से, क्योंकि पुराने अनुभव भी बताते हैं कि 3 या 4 राउंड के जो पोल्स आते हैं वो शुरुआती होते हैं और उसके बाद में काफी सारा परिवर्तन हो जाता है। तो बहरहाल जो पूरे देश का अभी तक का परिणाम है, वो एक स्पष्ट जनादेश एनडीए को मिल रहा है। और बेहतर होना चाहिए, ऐसी मुझे आशा है और मेरा आकलन भी है। मुझे विश्वास है कि अभी 3-4 राउंड और जैसे जैसे आएंगे तो हम लोग और बेहतर कर रहे होंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है कि मोदी जी की नीतियों पे मोहर भी लगी है, लेकिन और ज्यादा अच्छा काम करने की अपेक्षा जनता की है, वो हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है असीम अरुण जी, एक मेरा सवाल ये, हालांकि आप आशान्वित हैं कि ये डेटा पलटेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति से जोड़कर इस पर चर्चा कर लेते हैं कि 41 और 39 ये फिलहाल एनडीए और आईएनडीआईए का ताजा रुझानों का आंकड़ा है। लेकिन अब चर्चा इसी आधार पर यह शुरू हो चुकी है कि क्या टिकट बंटवारा सही था, क्या एक बड़ा डेंट बीजेपी को लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या विपक्ष के पीडीए को आपने कम करके आंका, इस लाइन पर भी चर्चाएं हो रही हैं। अब इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा था विकास का, और उसको लेकर के हम घर घर तक गए। इसके बाद जो समीकरण होते हैं, किसी कैंडिडेट की व्यक्तिगत लोकप्रियता होती है, वो चीजें आती हैं, और जो मूल विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल था, और वो अभी तक के आंकड़े में हम लोग को दिख भी रहा है। जो कहीं पे अगर कैंडिडेट की बात हो सकती है, कहीं पे कोई हमसे अगर लगता है हमें समीकरण और बेहतर बनाने चाहिए, तो वो निश्चित रूप से जब समीक्षा होगी तो निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक मुझको लगता है ये शुरुआती 3-4 फेज के चरण के आंकड़े हैं, और इसके बाद में और तेजी से अभी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हो रही होगी। लेकिन पुनः जो मोदी जी की नीतियां उस पर मुहर लगी है, और मुझे विश्वास है कि अभी देखेंगे 1 घंटे के अंदर हम लोग की वोट परसेंटेज भी और सीट्स भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। बसपा की भी बात कर लेते हैं। एक बसपा फैक्टर जब मैदान में आया इंडिविजुअली, तो यही माना गया विशेषज्ञों द्वारा कि इसका फायदा भाजपा को होता है या एनडीए को होता है, क्योंकि वोट बंट जाता है। रुझानों में अभी तक बसपा का खाता नहीं खुला है। 2019 में आप स्थिति देखें तो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। 2024 तक आते आते अब बताइए, अगर बसपा की पोजिशन है कि अभी तक उसका खाता नहीं खुला है रुझानों में, तो किसका वोट किधर गया, इसका फायदा किसको हुआ? जी, बसपा का अभी तक खाता ना खुलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, और आप देखेंगे कि मोदी जी के सबसे बड़ा योगदान देश की राजनीति को रहा है कि उन्होंने जाति की वोट बैंक की जो राजनीति थी उससे देश को बाहर निकाला है और विकास की ओर बढ़ाया। आज किसी भी गांव में जाइए, आप प्रचार के लिए जाते हैं या आप मीडिया के रूप में बातचीत करने जाते हैं, आपने देखा होगा कि लोग वस्तुपरक हो गए हैं, बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं कि मुझको, मेरी अगर गली की सफाई अच्छी नहीं हुई है तो मुझे अपनी गली ठीक चाहिए। जिसको गरीब है, अगर उसको आवास नहीं मिला तो उसको आवास चाहिए। यानी जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति से ऊपर उठ करके परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स, विकास की राजनीति की ओर बढ़ चले हैं। ये बहुत ही सुखद परिवर्तन है जो मोदी जी की नीतियों की वजह से हुआ है, उनकी एटीट्यूड की वजह से हुआ है। ये आगे हम लोग को लेके जाएगा, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, लेकिन क्या युवाओं का मन पढ़ पाने में कुछ हद तक आप लोग असफल रहे? ठीक है, अभी रुझान ही है, अंतिम परिणाम तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन युवाओं में जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर गुस्सा था, बेरोजगारी को लेकर गुस्सा था, नौकरी को लेकर गुस्सा था, या पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के भीतर जो गुस्सा था, उसका आकलन कर पाने में, पढ़ पाने उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक लग रहा है आप लोगों को कि चूक हो गई?
जो हमारा आकलन है उसके मुताबिक युवा सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जुड़े हैं और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो बहुत उत्साह के साथ में मोदी जी को वोट कर रहे हैं और उसी का परिणाम हम लोग को दिख भी रहा है, क्योंकि युवा ऐसा वर्ग है जो परिवर्तन चाहता है, युवा ऐसा वर्ग है जो आदर्शवादी होता है और ये आदर्शवाद एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबके सामने प्रस्तुत किया है अपने आचार से, अपनी नीति से, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार पे कठोर कार्रवाई मोदी जी ने की है, सभी लोग प्रसन्न हैं, विशेष रूप से युवा इससे बहुत प्रसन्न हैं और आने वाले समय में मुझको लगता है कि युवा और बड़ी संख्या में जुड़ेंगे, क्योंकि विकसित भारत बनाने का सबसे बड़ा दायित्व हमारे युवाओं के कंधों पे है और युवा साथी उसमें जुटे हैं, तेजी से अपने स्टार्टअप बना रहे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि अगले 24 साल जो आज 25 साल का युवा है उसके हैं और उसका जो असली युवावस्था है वो विकसित भारत बनाने में लगने वाली है। असीम जी, जिस तरीके से राहुल और अखिलेश एक बार फिर से साथ में आए और आप लोगों ने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से साथ में आ गई है, 2017 में भी फ्लॉप रही थी और 2024 में भी फ्लॉप रहेगी, क्या वहां आकलन कर पाने में इस बार चूक हो गई आप लोगों से या आपने बहुत हल्का करके आंका, क्योंकि पिक्चर ये बता रही कि उलटफेर हो रहा है? जिसको आप मीडिया की भाषा में इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी बोलते हैं, उसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो एनडीए की ताकत इस बार बढ़ी। राष्ट्रीय लोकदल एक नया और बहुत महत्वपूर्ण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा, पश्चिम में उसका हम लोग को लाभ मिला और कुछ अन्य कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने की संभावना है। अपना दल, निषाद पार्टी आदि हम लोग के साथ में जुड़े। अब जो विरोधियों की एकजुटता है वो पूर्व के मुकाबले कम इस बार रही है, लेकिन पुनः मैं कहूंगा, जैसे कि अभी देख रहा हूं कांग्रेस को 6 सीटों में बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके से कांग्रेस की 6 सीटें अंत में नहीं हो सकती। तो ये शुरुआती 4 राउंड्स के अभी तक परिणाम आए हैं, लीड्स हैं, इसके आधार पे अभी हम लोग मन नहीं बनाते, हम लोग अभी 1-1.5 घंटा इंतजार करते हैं और मुझे विश्वास है कि जो हमारी आशा है और जो सर्वे हैं उसके काफी नजदीक हम लोग पहुंच जाएंगे। जी असीम अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए। तो लगातार विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे जिनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल और अब रुझानों के बीच में। सीधे अब आपको रिजल्ट अब लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू आशीष, कुछ नए आंकड़े, कुछ बड़ा ब्रेकिंग बताइए। अपडेट्स अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ी अपडेट ये है कि जिस तरह के रुझान, जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही, एग्जिट पोल का जो हमने जिक्र किया था, एग्जिट पोल से स्थिति थोड़ी अलग आस्था भी नजर आ रही है और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। हमारे जो लगातार सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए, आकाश हमारे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा अक्षय हमारे साथ हैं। अक्षय, अभी क्या डिटेल मिल पा रही, किन किन सीट्स पर रुझान है, क्या है बड़ी खबर? सर, प्रतापगढ़ से जो है वो सपा आगे चल रही है, गाजियाबाद से अतुलगढ़ 14,552 वोटों से आगे चल रहे हैं, मुजफ्फरनगर से बीजेपी संजीव बालियान आगे चल रहे हैं, बहराइच से जो है सपा आगे चल रही है, फिर हम देखिए तो केसरगंज से भी सपा आगे चल रही है, फिर फिरोजाबाद से सपा आगे चल रही है, अभी उन्नाव से हमारा जो लीड स्वामी साक्षी वो कर रहे हैं, फर्रुखाबाद से कौशाम्बी का क्या अपडेट है? कौशाम्बी में अभी कौन आगे चल रहा है? कौशाम्बी की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, बाकी ये एटा से जो है 7th राउंड की। अमेठी सीट पर कौन आगे चल रहा है? सर, उसमें स्मृति ईरानी को आगे बताया जा रहा है। अभी रायबरेली में क्या हाल है? उसमें राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो ये रायबरेली, अमेठी की, कौशाम्बी की बात करेंगे। अक्षय, कौशाम्बी का आप अपडेट निकाल के रखना। और जी, कौशाम्बी का अपडेट यहाँ से आ रहा है यूपी डेस्क पे। जी, प्रत्याशी कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज आगे चल रहे हैं 5,588 वोटों से। जी, यहाँ पर देखिए कौशाम्बी का अपडेट मिल गया। उत्तराखंड में चलते हैं, उत्तराखंड में क्या स्थिति है ये भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में कितनी सीटों का रुझान आ गया अब तक? सर, उत्तराखंड में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी लीड कर रहे हैं। अभी 5 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है उत्तराखंड में। अमित, अभी देखिए कौशाम्बी सीट की हमने स्थिति दिखाई, अभी कुछ और सीटों पर अपडेट लेंगे और देखेंगे कि क्या अभी यहाँ पर आगे है। अभी ये देखिए, क्या अभी आपके पास डिटेल है कोई, जैसे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के बारे में कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी डिटेल, कौन कौन सी सीट्स पर कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं? जी, उत्तराखंड में गढ़वाल में बीजेपी आगे चल रही है और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर बीजेपी लीड कर रहा है, सुल्तानपुर में एसपी लीड कर रहा है, हरदोई में बीजेपी, गाजियाबाद में बीजेपी, गाजीपुर में बीजेपी, सुल्तानपुर में एसपी और ऐसे ही। तो समाजवादी पार्टी भी कई सीटों पर लीड कर रही है। अगर ओवरऑल बात करें समाजवादी पार्टी की,
अमरोहा से एक अपडेट आ रहा है, अक्षय के पास चलते हैं। जो है सपा आगे चल रही है, 12,000 वोटों से आगे चल रही है। सपा के कुंवर दानिश अली जो है वो कांग्रेस के जो है वो आगे चल रहे हैं 12,000। अमरोहा नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी सीट्स हैं। हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। राय साहब आप इधर आ जाइए। अभी समाजवादी पार्टी की सीट पर मतलब समाजवादी पार्टी के बारे में अगर बात करें तो काफी लीडिंग और एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने हैं। कहाँ आगे चल रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी इस वक्त काफ़ी सीटों पे आगे चल रही है। 8 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। और अभी तक इंडिया गठबंधन को 36 सीटें मिली हैं, जिन पे 8 सीटों पे कांग्रेस आगे है और बाकी की 28 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यूपी की क्या सभी सीटों पर रुझान आगे क्लियर? जी, यूपी के सभी सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसके अंदर 42 सीट्स पे लीड कर रही है एनडीए। ठीक है आशीष, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। अभी तक की जो बड़ी पिक्चर है वो दर्शकों को बताते हैं। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, चंदौली से बीजेपी के महेंद्र नाथ फिलहाल पीछे चल रहे हैं। यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। लल्लू सिंह फैजाबाद से आगे चल रहे हैं, 754 वोटों से लल्लू सिंह आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए रोड शो भी किया था। एटा से देवेश शाह के 290 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं, जानकारी सामने आई है। और सहारनपुर से इमरान मसूद भी आगे चल रहे हैं तकरीबन 33,000 वोटों से। प्रभात जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कौशाम्बी और इसके अलावा प्रतापगढ़, इन 2 सीटों पर मैं आपसे बात करूंगा। दोनों ही सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी आगे हैं। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ से पीछे चल रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट, और कौशाम्बी से विनोद सोनकर पीछे चल रहे हैं। इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया का, रघुराज प्रताप सिंह का बड़ा फैक्टर है उनका न्यूट्रल हो जाना और यह कह देना कि वोटर का जहां मन करे वहां जाकर वोट करे, और अनुप्रिया पटेल का यह कह देना कि लोकतंत्र में राजा किसी रानी की कोख से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से होता है। क्या डेंट लग रहा है इन दोनों सीटों? नहीं अमित जी, बहुत अच्छा आपने सवाल ये किया। ये तीनों सीटें जो मिर्जापुर और कौशाम्बी और प्रतापगढ़, यहाँ पर राजा भैया का प्रभाव है। और राजा भैया ने बड़े इस बार रणनीति के तहत, देखिए अनुप्रिया पटेल वहाँ मिर्जापुर में तो ठाकुर बनाम पूरा पटेल हो गया, और कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में जिस तरीके से संगम लाल गुप्ता की बात थी कि ये टिकट बदलना चाहिए, वो टिकट नहीं बदला। और निश्चित तौर पे राजा भैया के प्रभाव वाले क्षेत्र पे वहाँ गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं, मतलब जीत रही हैं। लेकिन एक बात अभी आपने जो कही थी अमित जी, 2 लड़कों का साथ, और जिस तरीके से ये बड़ा अप्रत्याशित हो रहा है कि 6 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में, 7 सीटों पे आगे चल रही है। इस बार ये बात अखिलेश ने कही थी कि जो हमने केमिस्ट्री बनाई है वो अंकगणित के आधार पर नहीं, केमिस्ट्री बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चूक गई। उसको ये लगा कि हमारे साथ जो ओबीसी वर्ग था, हमारे साथ जो लाभार्थी वर्ग था, जाति के आधार पे ठाकुर ब्राह्मण ये सारे वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे साथ से कहीं जाएंगे नहीं। और दलित फैक्टर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 और 2019 लगातार दलित मतदाता उनके साथ था। लेकिन इस बार मायावती अलग चुनाव लड़ी, उसका वोट अलग हुआ, और वो कहीं ना कहीं ठाकुर ब्राह्मण दलित जो कांग्रेस का वेस्ट वोट होता था या समाजवादी पार्टी में नहीं गया था, वो इस बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो समीकरण है और राजा भैया का प्रभाव जो 4-5 सीटों पे वहां है, इस बार राजा भैया ने अंडर करंट जो इंडिया को दिया है, जैसे कहते हैं कि एक समर्थन दिया कि हम न्यूट्रलाइज हैं, हमारे मतदाता जहां जाना चाहे। लेकिन अंदरूनी तौर पे वो समाजवादी पार्टी के साथ राजा भैया खड़े थे, और अनुप्रिया पटेल के साथ तो उनका बड़ा जो हॉट टॉक हुआ रैली में, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने भाषण दिया, उसका नुकसान अनुप्रिया पटेल को हो रहा है वहां पे। तो ये निश्चित तौर पर राजा भैया का ये प्रभाव वाले क्षेत्र हैं 3 सीटें, और कौशाम्बी में भी निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है।